हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी के सॉल्व पेपर 2018 और सामान्य अध्ययन पेपर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें समय सीमा होगा 2 घंटा और इसके जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और अंक प्राप्त होंगे वो 200 होंगे। ठीक है, इस तरह हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 100 क्वेश्चन कंटिन्यू में। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। भारत निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी। ठीक है, या और भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरा, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। गोवा और चौथा, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है। तो आपको बताना है कि सही कालानुक्रम कौन है। तो देखो दोस्तों, इसमें हम जो सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आता है ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि हो गया ये हमारा वर्ड्स, ये जो हो गया एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। सबसे पहले ये हुआ, ये कब हुआ, ये हो गया
रागी है, और 5 नंबर पे मूंगफली है, और 6 नंबर पे तिल है। तो ये 4 फसलें मुख्यतः इसमें से आ जा रही है। सुपारी, हल्दी, काफ़ी, ये चीज़ें नहीं आ रही है एमएसपी में, ठीक है ना। और किन किन फसलों पे? रबी और खरीफ के 26 फसलों पे, रबी और खरीफ के 26 फसलों पे 3 तरह की फसलें पाई जाती है, रबी, खरीफ, जायद, ठीक है ना। तो इस तरह से चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ठीक है, तो पाखुई जीव अभयारण्य कहाँ पे अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है पाखुई वन्यजीव अभयारण्य। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। कौन सा जिला है? कामेंग जिला है, ठीक है ना दोस्तों। तो कामेंग जिला में है ये, ठीक है। और इसे पाक्के बाघ रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे पाक्के बाघ रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पाखुई को, पाखुई से पाक बना है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उपग्रह समुचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पीएसएलवी द्वारा वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संशोधन के मॉनिटर के उपयोगी है, जबकि एसएलवी का मुख्य संचार उपग्रह को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप में स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसे कि पृथ्वी के एक विशेष स्थान से देखा जाता है। तो और भी है। और GSLV MK3 एक 4 स्टेज वाली प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों को तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन देखो साइंस एंड टेक से आया है, जिसमें बताया गया है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग निम्न पृथ्वी कक्षाओं में विभिन्न उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और यह 1750 kg तक नीत भार को 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकाय ध्रुवीय, देखिए 1750 किलोग्राम, 1750 kg को 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकाय ध्रुवीय कक्ष में ले जाने में सक्षम है। अब ध्रुवीय उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, जबकि जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का उपयोग मुख्यतः संचार के लिए होता है। जियो सैटेलाइट किस चीज़ के लिए? संचार के लिए। तो किस चीज़ के लिए? संचार के लिए, ठीक है ना। संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए किया जाता है। और फिर क्या है इसमें? और फिर क्या आ जाता है इसमें? और भू स्थिर प्रवृत्ति के कारण इसके द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप में स्थिर होते हैं, ठीक है। यह कक्षा पृथ्वी की सतह के लगभग कितने 35.786 किलोमीटर के ऊपर होती है। क्या? उपग्रह 35 किलोमीटर, लगभग 36 किलोमीटर मानिए। और GSLV 3 श्रेणी में होती है। GSLV, ठीक है, GSLV 3 श्रेणी में होती है, ठीक है, 3 श्रेणी में होती है, जिसमें पहला ठोस और दूसरा तरल और तीसरा क्रायोजेनिक आधारित होता है। GSLV द्वारा 5000 किलोग्राम भार का उपग्रह, देखो यहाँ PSLV से कितना 1750 ग्राम, ठीक है। और GSLV
PSLV से 5000 किलोग्राम उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में, ठीक है, और इससे ऊपरी कक्षा में, ठीक है। और विदित है कि उपयुक्त दोनों उपग्रह प्रमोचित करने वाले उपग्रहों की इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो PSLV है वो 1750 किलोग्राम ले जाएगी और ये 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकाय ध्रुवीय कक्ष में ले जाने में सक्षम है। और ये जो है ये 5000 किलोग्राम लेके जा सकती है GSLV, और ये कहाँ पे, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकता है इससे, ठीक है ना, GSLV और PSLV। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्था करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है। देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक खराब प्रबंधन एवं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां की समस्या से जूझ रही है, जिन्हें क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट एसेट्स। इन्हें हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां की समस्या से जूझ रही है, जिससे सरकार बैंकों की स्थिति में सुधार हेतु समय समय पर पूंजी उपलब्ध कराती रहती है। इसके अतिरिक्त सरकार का उद्देश्य देश में मजबूत वित्तीय आधार के कुछ बड़े बैंकों का निर्माण कराना है। इसी संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंक का विलय किया गया है, ताकि इन बैंकों के प्रबंधन द्वारा इनकी दक्षता को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो विलय किस लिए किया गया है? ताकि इसकी दक्षता को बढ़ाया जाए। तो इसमें आंसर आ जाता है आपका सी, ए और बी दोनों। और मैंने पहले वाले का तो आंसर बताया नहीं, इसमें पहले वाले का आंसर होगा 5वें क्वेश्चन का ए होगा सिर्फ, ठीक है दोस्तों, ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। छिलका उतरे हुए अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे, संसाधित और डिब्बा बंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र। उपयुक्त मदों में से कौन सी GST वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त है? तो आंसर इसका आएगा आपका 1, 2 और ये 4 संबंधित संसाधित और डिब्बा बंद मछली में नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि अब इसके बारे में हम थोड़ा और आपको डिटेल में बताते हैं कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश ये जो भारत में है ना, एक बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ निश्चित वस्तु एवं सेवा कर GST के अंतर्गत कर दिया है। कर दर 0% या GST के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रारंभ में GST परिषद ने छिलका उतरे हुए अनाज पर 5% GST आरोपित किया था, परंतु 11 जून, देखो छिलका उतरे अनाज पे कितना है, 5% GST लगा था, ठीक है। और 11 जून 2017 को इसको GST की सीमा से बाहर कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त मुर्गी के पकाए हुए अंडे और तथा विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र GST के दायरे से बाहर है। तो मुर्गी के पकाए हुए अंडे और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र ये भी GST से अंदर है, बाहर है। और संसाधित और डिब्बाबंद मछली पर GST की दर है 5%, सिर्फ इस पे है 5%, ठीक है। तो छूट प्राप्त किसको किसको है? छिलका उतरे हुए अनाज को, मुर्गी के पके हुए अंडे को और विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार पत्र को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी, ठीक है, सी आंसर हो जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रही है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। और फिर उसके बाद है दूसरा, भारत में पहली बार बैंगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिए गए हैं। और तीसरा है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और इसकी घोषणा करता है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें आंसर आ जाता है 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसका आंसर आ जाता है 1 और 2 दोनों। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा का वन अधिकार अधिनियम 2006, ये कब आया? 2006 में। और वन अधिकार अधिनियम 2016 में आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें आदिवासियों की 72 जातियाँ, कितनी? 72 जातियाँ, 72 जातियाँ ऐसी है जो विलुप्त होने के कगार पर है। इनमें डिंडोरी क्षेत्र मध्य प्रदेश की बैंगा जनजाति भी शामिल है। डिंडोरी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। एमपी की है डिंडोरी। और बैंगा जनजाति भी शामिल है, जो पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाली भारत की पहली जनजाति बन गई है। जनजातीय मामलों में मंत्रालय के अंतर्गत संकटग्रस्त जनजाति समूह के विकास के लिए योजना बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य व्यापक रूप से इन समूह को सामाजिक आर्थिक विकास करना है। ठीक है ना? तो आंसर इसका आ जाता है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा। तो इसका आंसर है उपरोक्त पादप रोग फैलते हैं। किससे फैलते हैं? तो इन सभी से फैलते हैं। ठीक है, पादप रोग संक्रमक पौधों से पौधों में या गैर संक्रमक हो सकते हैं। सामान्यतः पौधों में विकृति या विकार, जल भराव, अधिक जल का एक जगह जमा होना, प्रदूषित मृदा, प्रदूषित वायु, पक्षी आदि के कारण पौधे में पोषक तत्वों का अभाव होता है। पर्याप्त पोषक तत्वों के अभाव में पौधे अधिक छोटे या अधिक बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये अभाव से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 10 में क्या लिखा है? भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। NPOP नॉन प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। उपरोक्त कथन में से कौन सा है? विचार कीजिए। तो उपरोक्त कथन में से 2 और 3 है। ठीक है दोस्तों, जिसका है आंसर 2 और 3 बी। इसमें 2 और 3 क्या है? देखिए, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। ठीक है ना? किसके द्वारा? NPOP के द्वारा लागू किया गया है, जिसके कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। अब ये मैं आपको ये बताता हूँ उसमें क्या उद्देश्य है इसके। पहला है, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार जैविक कृषि और उत्पादों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम का मूल्यांकन के साधन प्रदान करना है। ठीक है, पहला। और उसके बाद है प्रमाणीकरण का मांग प्रमाणन निकायों का प्रमाणीकरण कार्यक्रम के प्रमाणित करने के लिए कार्यक्रम को प्रमाणित करना है। निर्धारित मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों का प्रमाण देना होगा और जैविक खेती और जैविक प्रसंस्करण के विकास में प्रोत्साहन करना होगा। 2 देशों के बीच या देश की आवश्यकताओं के आयात के अनुसार समझौते के अनुसार आयात करने वाले देशों के जैविक मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों और प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाता है जो कि बी, 2 और 3।
जो कि दोनों फुलफिल कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर आगे के क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।